तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम होता है ना 2026 में 17 मार्च की हम फर्स्ट शिफ्ट का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। ठीक, इसमें क्या करेंगे, हम पहले टॉपिक बताएंगे कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, फिर उसका प्रश्न बताएंगे, फिर उसका आंसर बताएंगे, फिर उससे रिलेटेड जो अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट बताएंगे ना, उससे जो आने वाले एग्जाम में उसमें आपको 2 या 3% मिलने की 100% गारंटी बनती है। क्यों? क्योंकि हम क्या करेंगे, जैसे दौलताबाद स्मारक का क्वेश्चन पूछा गया है तो हम इसी का ही नहीं बताएंगे। इसे कराने वाला कौन था? वो मोहम्मद बिन तुगलक था। उसने क्यों कराया था? उसे पागल सुल्तान कहा जाता है। वो सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताएंगे जो इससे आगे पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, क्योंकि इसमें 100% एनालिसिस के साथ साथ ऐसे क्वेश्चन भी बताएंगे जो नेक्स्ट एग्जाम में आपके लिए बेनिफिशियल बन सकते हैं। ठीक है, तो बिना देर के वीडियो स्टार्ट। तो हमारा पहला क्वेश्चन प्राचीन इतिहास में हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन था, हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे मुख्य रूप से वर्तमान के किस राज्य से प्राप्त करते थे? ठीक है, जो प्राचीन में यूज करते थे उस जगह को खेतड़ी क्षेत्र कहा जाता था। ठीक है, और वर्तमान में राजस्थान कहा जाता है। और अगर इंपॉर्टेंट हम फैक्ट देखेंगे तो हम देखेंगे हड़प्पा वासी सोने के लिए कर्नाटक और कीमती पत्थरों के लिए गुजरात व अफगानिस्तान पर निर्भर रहते थे। किन किस किस क्षेत्र में किसके लिए निर्भर रहते थे ये पूछ रखा है, तो मैंने सभी के क्षेत्र के लिए बता दिया ना आपको। तांबा, जो तांबा होता है ना कॉपर, उसके लिए वो ओमान पर निर्भर रहते थे, जिसे अभी अरब के नाम से जाना जाता था। आयात के लिए इस पर निर्भर रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया था, वो मध्यकालीन इतिहास से क्वेश्चन पूछा गया था। जो त्रिपार्टी बैटल हुआ था ना 3 राजाओं के मध्य, उससे क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन था, त्रिपक्षीय संघर्ष के प्रारंभ में कन्नौज पर किसका नियंत्रण था? तो उस पर आयुध वंश का शासन था। समझ में आया ना? अब ये जो त्रिपक्षीय बैटल हुआ था वो किन्हीं राजाओं के मध्य हुआ था। तो अगर हम देखेंगे तो ये देखेंगे, यह संघर्ष 3 बड़ी शक्तियों के बीच में होता, जिसमें एक तो पाल हुआ था, पाल में धर्मपाल था, प्रत्यार और राष्ट्रकूट राजा के बीच में था। और कन्नौज पर उस समय उत्तर भारत की सत्ता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। और उस पर क्यों माना जाता था? क्योंकि जो कन्नौज है वो है ना, जो गंगा का जो दोआब का क्षेत्र होता है ना वहां पर पड़ता था। तो वहां पर सर्वाधिक मात्रा में फसल उगती थी और लोग उस टाइम फसल को सबसे ज्यादा अहमियत देते थे। तो जहां सबसे ज्यादा फसल होगी लोग वहां सबसे ज्यादा रहना पसंद करेंगे। तो इसी कारण सभी राजाओं ने वहां पर युद्ध करने का निर्णय किया, क्योंकि सब वो दुआब वाला क्षेत्र लेना चाहते थे, ताकि वहां की जो अन्न उपजाऊ क्षमता सर्वाधिक है तो उनसे उनको लाभ प्राप्त हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वो आधुनिक इतिहास में 1857 का जो विद्रोह हुआ था उससे क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन था, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस मुगल सम्राट को रंगून भेज दिया था? तो उन्होंने बहादुर शाह जफर द्वितीय को भेजा था। और एक मात्र ऐसा राजा है जिसे मुगल साम्राज्य का, जिसे भारत के अंदर मृत्यु न होकर भारत के बाहर मृत्यु हुई थी, एकमात्र राजा है, इसे माना जाता है। ठीक है, अब इसे रंगून को उस टाइम म्यांमार के नाम से, अभी तो म्यांमार कहते हैं, पहले रंगून के नाम से जाना जाता था। ठीक है, उनकी जो मृत्यु हुई थी 1862 में हुई थी, और कहाँ हुई थी? रंगून में, जिसे म्यांमार के नाम से जाना जाता है इस टाइम। समझ में आया? वे मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक थे और एक प्रसिद्ध उर्दू कवि भी थे। कभी कभी पूछ लेता है तो किसके कवि थे? वो एक उर्दू कवि थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जो प्रसिद्ध नारे हैं उनसे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो क्वेश्चन पूछा गया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो ये अपने बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ठीक है, और उन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो तिलक को लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता था। अब उन्हें लोकमान्य के नाम से क्यों जाना जाता था? क्योंकि उन्होंने 2 पत्रिकाएं निकाली थी, जिसमें उन्होंने जो लोगों के अंदर जो वो भावना होती है ना देशभक्ति की, उनको फैलाने का कार्य किया था। ठीक है, उन्होंने जनता में राष्ट्रवाद जगाने के लिए केसरी व मराठा समाचार पत्र स्टार्ट किए थे, इसलिए उन्हें लोकमान्य के नाम से जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कला एवं संस्कृति जो साहित्य में राजतरंगिणी जो एक बुक है उससे क्वेश्चन पूछा गया था कि वो किसके इतिहास को बताती है और कब और किसके लिए बताती है। शताब्दी भी पूछ लेता है कभी कभी। तो आप देखोगे राजतरंगिणी की रचना किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, और ये किस क्षेत्र का इतिहास बताती है? इसकी रचना कल्याण द्वारा की गई थी। और ये किसके बारे में बताती है? ये कश्मीर की जो कंप्लीट जो इतिहास है उसको बताने का कार्य करती है। और अगर इम्पोर्टेंट हम फैक्ट देखेंगे तो आप देखोगे इसे भारत का प्रथम वास्तविक ऐतिहासिक ग्रंथ भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो कश्मीर की जितनी भी प्रॉपर्टी है उन सभी का अच्छे से उल्लेख करती है। समझ में आया? और यह 12वीं शताब्दी में संस्कृत भाषा में लिखा गया है ग्रंथ है। कभी कभी इसकी लैंग्वेज से भी क्वेश्चन आता है कि किस लैंग्वेज में लिखा गया था। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो भूगोल में जनगणना जो क्वेश्चन पूछा गया था कि कहाँ पर जनसंख्या बढ़ी, कहाँ पर जनसंख्या घटी। तो 2011 की जनसंख्या हमेशा पूछता है। तो क्वेश्चन था, 2001 से 2011 के दौरान भारत के किस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि
दर दर्ज की गई थी। तो एकमात्र राज्य था अपना नागालैंड, जिसमें 0.58% जो दर होती है ना, वो दर्ज की गई थी। ठीक है, अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे तो आप देखोगे 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा था? एकमात्र मेघालय था। केरल में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम थी। कम का मतलब कि ठीक-ठाक सकारात्मक थी, इतनी भी कम नहीं थी कि केरल मतलब ठीक थी, मतलब बढ़ी थी ऐसे, पर कम बढ़ी थी, ऐसे देख सकते हो। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो पहले ही वृद्धि अच्छी है इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो मेरे करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था। जो रक्षा और जो मिशन है उनसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैंने उनका जो 2 इम्पोर्टेंट मिशन है वो डायरेक्ट दे दिए मैंने आपको, ठीक है? तो आप देखोगे वायुसेना दिवस 2025, भारतीय वायुसेना का 93वां स्थापना दिवस हिंडन एयरफोर्स स्टेशन गाजियाबाद में आयोजित किया गया, ठीक है? तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि कौन सा था? 93 था। ये मुझे कन्फर्म पता नहीं इसलिए मैंने तीनों क्वेश्चन दे दिए इसके। कौन सा था? 93 था। और कहाँ बनाया गया? ये एयरफोर्स स्टेशन गाजियाबाद में आयोजित किया गया था, ठीक है? और उसकी जो थीम थी वो भी मैंने बता दी, अचूक, अभेद और सटीक थी, ठीक है? इसी के अलावा जो जल जल जीवन मिशन है ना, वो भी अभी 2026 में इसकी रिपोर्ट आई थी। तो मैंने इसके बारे में बता रखा है कि कब स्टार्ट हुआ था, उस समय कितनी प्रतिशत दर थी और अभी कितनी प्रतिशत दर हो गई। तो आप देखोगे मार्च 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के लगभग 82% ग्रामीण परिवारों को नल व जल कनेक्शन मिल चुका है, ठीक है? अब अभी 82 मिल सका है, ठीक है? जब ये स्टार्ट हुई थी तब कितना था वो भी बता देता हूँ। तो आप देखोगे जल मिशन 2019 में स्टार्ट किया गया था, तब ये आंकड़ा केवल 17% था, लेकिन अभी 82% हो गया। कभी कभी आंकड़े पूछ लेता है, तो मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया था अपने दिल्ली में अनसिटी के लिए विशेष जो प्रावधान है उससे क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन था भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दिल्ली अनसिटी का विशेष अधिकार के बारे में हमें बताता है? तो ये अनुच्छेद 32239 ए बताता है, ठीक है? इसे 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा जोड़ा गया था। क्यों? क्योंकि अब इसमें देख लो इसके बारे में किसके बारे में बताया गया है वो भी मैंने इसमें बता रखा है। इसके तहत दिल्ली में एक विधानसभा और मंत्री परिषद का जो प्रावधान है उसके बारे में इसमें बताया गया है। इसी के साथ आप देखोगे अनुच्छेद 239 ए में मुख्य रूप से पांडुचेरी के प्रशासन से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो बता रखी है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा गया था। तो आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 6 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आप देखोगे भारत से पाकिस्तान से बाहर प्रवास करने वाले नागरिकों के लिए, मतलब पाकिस्तान से जो भारत में आ रहे हैं उनके लिए आर्टिकल है, समझ में है ना? और अगर इम्पोर्टेंट फैक्ट हम देखेंगे तो आप देखोगे अनुच्छेद 5 से 11 संविधान के भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं इसमें। अगर आर्टिकल 7 देखोगे तो यह उन लोगों की नागरिकता से संबंधित है जो भारत से पाकिस्तान गए हैं और फिर वापस लौट गए हैं, समझे? भारत से पाकिस्तान जाने वालों के लिए 7 कि हम साथ देना चाहते हैं कि आप जाओ पाकिस्तान, लेकिन 6 का मतलब छोड़ना चाहते हो पाकिस्तान से तो भारत आ जाओगे, इसलिए आर्टिकल 6 छोड़ेंगे हम पाकिस्तान तो भारत आए। 7 देते हम कि पाकिस्तान जाना चाहो तो जाओ, तो 7वां भारत से पाकिस्तान जाने वालों के लिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया था वो जो सौर ग्रह होता है ना उसमें शुक्र ग्रह से क्वेश्चन पूछा गया। तो क्वेश्चन था शुक्र ग्रह के वातावरण में घने बादल और पीले बादल किस अम्ल से बनते हैं? तो वो अपने सल्फ्यूरिक अम्ल से बनते हैं जिसे H2SO4 के नाम से जाना जाता है। इसमें सही टाइपिंग नहीं हुई, H2SO4 के नाम से जाना जाता है, ठीक है? अगर और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखना चाहेंगे तो आप देखोगे शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। कभी कभी ऑनलाइन पूछ भी लेता है कि पृथ्वी की बहन किसको कहा जाता है? वो शुक्र ग्रह को कहा जाता है, ठीक है? और इसे गर्म ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसमें SO2 की मात्रा सर्वाधिक मात्रा में होती है, इसलिए वो बलबला रहता है, ठीक है? ये सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है जिसका कारण इसके वातावरण में अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का होना होता है जो ग्रीन हाउस को पैदा करने में बहुत ही हेल्पफुल रहता है, जो हमारे लिए हानिकारक होती है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था अपने आधुनिक इतिहास में द्विवेदी शासन, इसे हम लोग डायरकी के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन था भारत में किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्विवेदी शासन प्रणाली लागू की गई है? तो अपने भारत सरकार अधिनियम 1909 द्वारा स्टार्ट की गई है। और अगर हम फैक्ट देखेंगे तो 1990 का जो एक्ट था उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेस्टफोर्ड अधिनियम के नाम से जाना जाता है। और इसमें आप नोट करोगे तो और देखोगे आप प्रांतों में द्विवेदी शासन 1919 में शुरू हुआ था, लेकिन 1935 के अधिनियम द्वारा इसे प्रांतों में समाप्त कर दिया गया था और केंद्र में स्टार्ट कर दिया गया था।
कभी कभी पूछ लेता है जो द्वितीय शासन है वो किस एक्ट के माध्यम से स्टार्ट किया गया था और किस अधिनियम के माध्यम से हटाया गया था। तो आप देखोगे 1919 के माध्यम से स्टार्ट, 1935 के माध्यम से केंद्र में स्टार्ट कर दिया था, लेकिन जो प्रांतों में था उसे खत्म कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे जनगणना से क्वेश्चन पूछा गया था, साक्षरता दर से क्वेश्चन पूछा गया था। क्योंकि क्या होता है कि आजकल जो रेलवे एसएससी क्या करता है कि हमेशा जनगणना और आर्ट एंड कल्चर में पक्का पूछता है क्वेश्चन। तो आप देखोगे भारत में 2001 से 2011 की जनगणना के दौरान पुरुष और महिला की साक्षरता के बीच अंतर गैप कितना है, मतलब में परिवर्तन क्या हुआ, बढ़ रहा है या घट रहा है? तो आप देखोगे कमी है हमेशा। ठीक है, क्योंकि अभी लोगों में बेटी बचाओ बेटी शुरुआत ऐसे बढ़े है ना, तो उसमें जो कमी है उनकी गैप में कम आने लगी है। ठीक है, अतिरिक्त इंपोर्टेंट अगर फैक्ट देखना चाहेंगे तो हम देखेंगे 2011 के मुख्य आंकड़े थे। उस टाइम भारत की जो साक्षरता दर, लिटरेसी दर कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, वो 74.4% थी। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल है जिसमें 94% लोग साक्षर है। ठीक है, और न्यूनतम साक्षरता वाला दर 61.8% बिहार है। ठीक है, महिला साक्षरता में पुरुषों की तुलना में अधिक तेजी से सुधार हो रहा है, जिससे यह अंतर लगातार कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी जो सरकार ने उसके लिए नहीं चला रही कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उससे क्या है कि लड़कियों को पढ़ने का अवसर सर्वाधिक मिल रहा है। अगर लड़कियां समझदार होगी, पढ़ी लिखी होगी, तो वो हमेशा कभी भी ये नहीं चाहेगी कि लड़का हो चाहे लड़की हो, सबको रखने का प्रयास करेगी। क्यों? क्योंकि उनको समझेगी कि लड़का लड़की में कोई भेद नहीं होता है। इस प्रकार वो जो उनकी जो कमी है, उनके बीच में जो गैप है, उनको कम किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था करंट अफेयर्स में, सिक्किम से बाढ़ से क्वेश्चन पूछा गया था। ये देख लो, ये करंट अफेयर्स 2023 का पूछा गया था। कभी कभी ये 2-2, 3-3 साल पुराना करंट अफेयर्स भी पूछ लेती है। तो क्वेश्चन था, अक्टूबर 2023 में सिक्किम में ग्लेशियर झील फटने के कारण किस प्रमुख जल विद्युत परियोजना का बांध पूरी तरह से बह गया था? तो वो तीसरा तीसरा थर्ड था, जल विद्युत परियोजना चुंगथांग थी। ठीक है, अगर हम इसके इंपोर्टेंट फैक्ट देखना चाहेंगे तो हम देखेंगे इसका कारण भी देख लो आप। यह आपदा दक्षिण लहोनक झील के फटने के कारण आई थी। ये हो गया। क्षमता देखोगे तो आप देखोगे तीसरा थर्ड परियोजना की क्षमता 1200 मेगावाट थी। ठीक है, GLOF क्या है? जिसका पूरा नाम होता है ग्लेशियर लेग आउटबर्स्ट फ्लूड होता है, जो ग्लेशियर के पिघलने से बनी झील की दीवारों के टूटने से आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो संविधान संशोधन से क्वेश्चन पूछा गया था। 92 जो संविधान संशोधन होता उससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो क्वेश्चन था 92 व संविधान संशोधन अधिनियम 2003 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वो अपने 8वीं अनुसूची में जो 4 नई भाषा शामिल की गई है उससे संबंधित है, जिसे कहते हैं बोडो, डोगरी, संताली, मैथिली है। ठीक है, और अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे तो आप देख लो, ये जुड़ी गई भाषाओं के नाम भी बता रहे हैं इसमें, बोडो, डोगरी, संताली और मैथिली हो गया। ठीक है, इसकी जो ट्रिक है वो तो ये BDSM में इसे याद नहीं करता, ऑटोमेटिक याद कर लेता हूँ। ठीक है, इसमें कुल भाषाएं कितनी है कभी कभी ये भी पूछ लेता है। तो वर्तमान में जो भारतीय संविधान है कि 8वीं सूची में जो अभी तक कुल टोटल 22 भाषाएं हैं। ठीक है, पहले कितनी थी? 14 थी, बाकी संविधान संशोधन से 8 नहीं जोड़ी गई। ठीक है, और मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? वो 14 भाषाएं थी, ये भी बता दिया। कभी कभी पूछ लेता है मूल संविधान में कितनी थी, संशोधन के बाद कितनी हुई, और कौन से संविधान से कौन सी भाषाएं जोड़ी गई। ये तीनों टाइप के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो राज्य के नीति निर्देशित तत्व से क्वेश्चन पूछा गया था, जिसे कहते हैं DPSP, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गांधीवाद सिद्धांत के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने का प्रावधान है? ठीक है, तो वो आर्टिकल 43 के तहत दिया गया है। और जो आर्टिकल 40 और 45 और 47 ये भी इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, उनके बारे में मैं बताऊंगा आपको। तो आप देखोगे ग्राम पंचायत का गठन ये भी गांधीवादी योजना के अंतर्गत आता है, जो आर्टिकल 40 में आता है। और आर्टिकल जो 45 में 6 वर्ष से कम जो आयु के बच्चे हैं उनकी शिक्षा और देखभाल के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल जो 47 है वो पोषक स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने व नशीले पदार्थों से हमें दूर रखने की सलाह के कारण बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो इतिहास में सामंत प्रथा थी ना, उससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो सामंत प्रथा किससे कहते हैं? तो आप देखोगे मौर्योत्तर काल में के संदर्भ में सामंत कौन थे? तो आप देखोगे अधीनस्थ शासक, सामंती प्रभु जो राजा का राजस्व देते थे और सैन्य सहायता प्रदान करते थे, उन्हें सामंत कहा जाता था।
और इसकी अगर इम्पोर्टेंट फैक्ट हम देखेंगे तो आप देखोगे उत्पत्ति कैसे हुई। भारत में सामंतवाद के बीच गुप्त काल और उसके बाद के समय में अधिक स्पष्ट रूप से देखे जाते हैं। इसके कार्य भी देख लो। ये स्थानीय क्षेत्रों का प्रशासन संभालने और युद्ध के समय अपनी सेना, मुख्य रूप से राजा की सहायता भेजने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। मैं इसका शॉर्टकट बता देता हूँ। आप देखोगे सामंत क्या होते थे। सामंत वह व्यक्ति होते थे जो राजा की सुरक्षा करने के लिए एक गुट बना हुआ रहता था, जो सदैव राजा की सहायता के लिए तत्पर रहता था, उसे सामंत कहा जाता था। बस इतना याद कर लो, खत्म है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो साइंस में उत्तक मरम्मत से क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन था मानव शरीर में उत्तकों की मरम्मत के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। उसमें विटामिन की आवश्यकता होती है, और विशेषकर जो किस विटामिन की आवश्यकता होती है, विटामिन सी की आवश्यकता होती है। अब विटामिन सी किस में नहीं पाया जाता, तो वो अपने दूध में नहीं पाया जाता। अगर दूध में पाया जाता तो क्या होता है कि वो दूध फट जाता, क्योंकि विटामिन सी होता खट्टा होता है। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। प्रोटीन देख लो। अब यदि विकल्प में प्रोटीन होता तो वह सबसे सटीक उत्तर होता है, क्योंकि प्रोटीन शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। ठीक, कभी बिल्डिंग ब्लॉक से भी पूछ लेता है, बिल्डिंग ब्लॉक किसे कहते हैं। विटामिन सी ये कोलेजन के निर्माण में मदद करता है, जो घाव बढ़ने और ऊतकों के जुड़ाव के लिए आवश्यक होता है। विटामिन की देख लो, यह चोट लगने पर रक्त को थक्का जमाने में हमें सहायता प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्यूटर में कीबोर्ड से क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन था अधिकांश विंडोज एप्लीकेशन में कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एक कार्य क्या होता है। तो इसमें सभी सामग्री को चयन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और जो इम्पोर्टेंट जो इनसे की है वो भी बताता हूँ। कंट्रोल सी का मतलब होता है कॉपी करना, कंट्रोल वी पेस्ट करना, कंट्रोल एक्स कट करना, और कंट्रोल जेड क्या होता है अंडू, और कंट्रोल वाई होता है रीडू का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों तक शेयर कर दे। हाँ क्यों भैया, चलो चलो दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि इसमें क्या करते हैं हम पहले टॉपिक बताते हैं कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, फिर उसका आंसर, फिर उसके अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते हैं जो आने वाले सभी एग्जाम में आपके लिए बेनिफिशियल मिल सकते हैं। इसलिए जितना हो सके आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों तक शेयर कर दे, ताकि इस वीडियो का बेनिफिशियल न केवल आपको, सभी लोगों तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बाय।